आकाश इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आ रहा है मास्टर स्ट्रोक प्रैक्टिकल सीरीज। इस सीरीज में हम आपको यह बताएंगे कि प्रैक्टिकल्स की फाइल कैसे बनाते हैं, वाइवा की तैयारी कैसे कर सकते हैं, वाइवा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कहां से पूछे जा सकते हैं। लैब के अंदर है हम, और यहां पर ये देखिए पूरा सेटअप है। इस टाइट्रेशन में एसिडिफिकेशन के लिए ना तो नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करना होगा और न ही अब हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि अब रिएक्शन बहुत फास्ट होने लगी है, इसमें परमानेंट लाइट पिंक कलर आ चुका है। हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे तो उनका रीडिंग जो है इस तरह से आया था। हेलो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल्स की जब बात आती है बच्चों तो थोड़ी टेंशन हो जाती है बोर्ड स्टूडेंट्स और कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को भी। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ये सीरीज, जिसमें हम ये बताएंगे कि प्रैक्टिकल्स कैसे करते हैं और प्रैक्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उनको आप कॉन्फिडेंस से कैसे सही कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हम यहां पर इस सीरीज में आपके लिए लेके आ रहे हैं बच्चों। तो बच्चों, आपको आकाश इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको नए नए जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको बेनिफिट होता रहे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं टाइट्रेशन। यहां पर सबसे पहला पॉइंट यह है कि प्रैक्टिकल फाइल में आपको यह लिखना होता है कि एम क्या है। तो बच्चों, हम जो पहला प्रैक्टिकल यहां पर टाइट्रेशन कर रहे हैं तो यहां लिखना होगा आपको कि टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन या मोलैरिटी ऑफ केमेनोफोर सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट अ 0.05 मोलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो इस तरह से आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब इसमें यह होता है कि दूसरा पॉइंट थ्योरी होती है। थ्योरी को मेंशन करना होता है कि क्या थ्योरी यहां पर लगेगी। तो बच्चों, केमेनोफोर और ऑक्सैलिक एसिड में केमेनोफोर ऑक्सीडेंट का रोल प्ले करेगा और ऑक्सैलिक एसिड रिडक्टेंट का रोल प्ले करेगा। तो जब टाइट्रेशन होती है तब क्या क्या रिएक्शंस परफॉर्म होती है यह हम समझना है। मैंगनीज पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसका रिडक्शन होता है और उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 से +2 में बदलता है। इस डिफरेंस में 5 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। जैसा आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का जो डिफरेंस है वो 5 इलेक्ट्रॉन है और यही इसका एन फैक्टर भी है एसिडिक मीडियम में। ओके बच्चों, तो एसिडिक मीडियम में केमेनोफोर का एन फैक्टर होता है 5। ऑक्सैलिक एसिड यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ये जो ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूल है ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, क्योंकि यहां कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों वो +3 से +4 में चेंज हो रही है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 इलेक्ट्रॉन का पर कार्बन आ रहा है और यहां टोटल कार्बन कितने हैं 2। तो इसका एन फैक्टर जो होगा ऑक्सैलिक एसिड का वो 2 हो जाएगा। यहां बच्चों जो Mn2+ बन रहा है ये कलरलेस सब्सटेंस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस होती है। अब पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। पहला पॉइंट, टाइट्रेशन करने से पहले ऑक्सैलिक एसिड में थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपको मिलाना है। इसका पर्पज क्या है? इसके 2 पर्पज हैं। पहला ये कि अगर केमेनोफोर में मैंगनीज डाइऑक्साइड बनता है जो कि एक प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस है तो वो नहीं बन पाएगा। और दूसरा यह है कि मैंगनीज सल्फेट बनेगा और मैंगनीज सल्फेट जो है वो कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। ठीक है बच्चों। नंबर 2, इस टाइट्रेशन में एसिडिफिकेशन के लिए ना तो नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करना होगा और न ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कारण क्या है कि नाइट्रिक एसिड खुद ही ऑक्सीडेंट है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो भी ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देगा। तो रीडिंग गलत हो जाएगी। ठीक, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl ले रहे हैं तो ये केमेनोफोर से पहले रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करेगा। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 केमेनोफोर + 16 HCl गिव जस्ट 2 KCl, 2 MnCl2, 5 Cl2 एंड 8 H2O। तो बच्चों ये जो क्लोरीन यहां रिलीज हो रही है खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है और फिर ये ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देगी। रीडिंग गलत आ जाएगी, इसलिए बेस्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमें ये देखना है बच्चों यहां पे आयनिक इक्वेशंस क्या हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट का रिडक्शन हो रहा है पर मॉलिक्यूल 5 इलेक्ट्रॉन से।
और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है जिसमें ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है पर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन से। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इक्वल नहीं है दोनों के, तो हम क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा 2 से इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, पूरी रिएक्शन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर हो गए। नाउ नेट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो 2MnO4-1 प्लस 5C2O4 2- प्लस 16H प्लस गिव जस्ट 2Mn2 क्योंकि इधर भी ये 2Mn है तो ये भी 2Mn है। 5C2O4 2- से टोटल 10CO2 बन जाएंगे और यहां पर टोटल 8 ऑक्सीजन थे, 8 ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो गए। तो ये कंप्लीट बैलेंसिंग रिएक्शन है, ये आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट आपको इंडिकेटर के बारे में जानना है आपको कि इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एंड पॉइंट पर अपना कलर बदलते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट आता है और उसके बाद एंड पॉइंट आता है, तो एंड पॉइंट पर अपना कलर चेंज करके ये बताते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। वैसे तो एक्स्ट्रा केमिकल मिलाकर इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है, लेकिन इस टाइट्रेशन में, जिनको परमैंगनो टाइट्रेशन भी कहा जाता है, इसमें एडवांटेज ये है कि KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है क्योंकि इसका खुद का डार्क पर्पल कलर होता है बच्चों, तो एंड पॉइंट पर ये लाइट पिंक कलर देता है। तो यहां पर KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर हो गया, एक्स्ट्रा इंडिकेटर हमें मिलाना नहीं है। मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होगा? मटेरियल रिक्वायर्ड होगा मेजरिंग फ्लास्क, ब्यूरेट स्टैंड, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, फनल, वेइंग बॉटल, ग्लेस टाइल, बर्नर, वायर गॉज, केमिकल बैलेंस, ऑक्सैलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन और 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। हम लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स के समय ये बताएंगे आपको कि कौन सा apparatus और क्या होता है और उसको क्या बोलते हैं। अब प्रोसीजर की बात आती है, तो अब अगला स्टेप है प्रोसीजर का कि कैसे प्रोसीड करेंगे इस टाइट्रेशन को। तो पहले थ्योरी समझ लेते हैं, फिर हम इसको लैब में चल के प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे। पहली चीज है प्रिपरेशन ऑफ 0.05 मोलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। यहां पर बच्चों स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है और बदलती नहीं है। तो यहां पर ऑक्सैलिक एसिड जो है उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया गया है। तो इसको तैयार कैसे करना है बच्चों? सबसे पहले हमें इसकी मोलैरिटी डिसाइड करनी है, तो 0.05 मतलब m/20 मोलैरिटी का हमें सॉल्यूशन तैयार करना है। तो कितना वेट चाहिए होगा हमें? यहां टोटल 250 ml सॉल्यूशन तैयार करना है। तो बच्चों मोलैरिटी का इक्वेशन होता है, आपको पता है कि m = W × 1000 अपॉन mW × V वॉल्यूम होता है ml में। हमें मोलैरिटी कितना लेना है? 20। तो कितना वेट लगेगा हमें डिसॉल्व करने के लिए 250 ml में बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सैलिक एसिड का 126 होता है, फॉर्मूला H2C2O4.2H2O होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 126 है। 250 ml में बच्चों इसको डिसॉल्व करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वेट आ जाएगा आपका 1.575 ग्राम। तो 250 ml मेजरिंग फ्लास्क में सॉल्यूशन तैयार करेंगे जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। KMnO4 स्टैंडर्ड के फॉर्म में यूज नहीं होता क्योंकि KMnO4 सॉल्वेंट वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है और इससे KMnO4 की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बदल जाती है, तो उसको कभी भी स्टैंडर्ड के फॉर्म में यूज नहीं करते। अब बच्चों यहां पर KMnO4 को हम कहते हैं टाइट्रेंड। क्या बोलते हैं? टाइट्रेंड, जिसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, टू बी फाइंड। और बच्चों ऑक्सैलिक एसिड को हम यहां बोलेंगे टाइट्रेंट क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से ही पता होती है। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गए टर्मिनोलॉजी की, टाइट्रेंट क्या है, टाइट्रेंट क्या है और कौन स्टैंडर्ड है, किसकी कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। अब प्रोसीजर की बात करते हैं। तो प्रोसीजर
इस तरह से है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने सॉल्यूशन बना लिया है ऑक्सैलिक एसिड का, उससे पिपेट की हेल्प से ट्रांसफर करना होता है। तो पहले पिपेट को रेंज करेंगे। ब्यूरेट में एक खास बात ध्यान रखनी है बच्चों कि ब्यूरेट का जो स्टॉपर होता है वो रबर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि केमेनोफोर रबर को क्या कर देता है, कॉरोड कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहां पर प्लास्टिक या ग्लास के स्टॉप को ही प्रेफर किया जाता है, स्टॉपर को ही प्रेफर किया जाता है। अगला पॉइंट है कि हमें क्या करना है कि कोनिकल फ्लास्क में 20 ml 0.05 मोलैरिटी का ऑक्सैलिक एसिड लेना है। उसमें एक टेस्ट ट्यूब भर के लगभग 10 ml H2SO4 सॉल्यूशन ऐड करना है। यह सॉल्यूशन ऐड करने का दो पर्पज है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। पहला, इसके अंदर मैंगनीज डाइऑक्साइड बन सकता है, उसका प्रेसिपिटेशन हो सकता है, वो ना हो इसलिए H2SO4 मिला देते हैं, क्योंकि H2SO4 इसको MnSO4 में बदल देता है, वो वाटर सोल्यूबल है। दूसरी बात यह है कि जब हम इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा केमेनोफोर ऐड करके गर्म करेंगे तो इसमें MnSO4 बन जाएगा और ये रिएक्शन जो स्लो होती है उसको ये कैटलिस्ट का काम करके स्पीड अप करने लगेगा। तो इसलिए ये H2SO4 ऐड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन बन गया है कोनिकल फ्लास्क में, उसमें हमने ऑक्सैलिक एसिड लिया 20 ml, 10 ml H2SO4 लिया और थोड़ा सा ब्यूरेट से केमेनोफोर ऐड कर लेंगे। उसकी रीडिंग, इनिशियल रीडिंग नोट कर लेंगे और इसको बर्नर पे ले जाकर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। रीजन, ये रिएक्शन यानी ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस केमेनोफोर, ये बच्चों स्लो रिएक्शन है लो टेम्परेचर पे। तो गर्म करने से रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और जैसे जैसे हम केमेनोफोर ऐड करेंगे उसका कलर डिसअपीयरेंस होना तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। साथ ही साथ हमें क्या करना है कि कोनिकल फ्लास्क के नीचे यानी कि ब्यूरेट स्टैंड पर व्हाइट ग्लेज टाइल रखनी होगी, व्हाइट कलर की ग्लेज टाइल। इसका कारण क्या है कि जब एंड पॉइंट पर लाइट पिंक कलर आएगा तो वो अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा, व्हाइट बैकग्राउंड में अच्छे से दिखने लगेगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि यहां पर जो कलर आएगा वो तुरंत गायब हो जाएगा। जैसे ड्रॉप डालते हैं पिंक कलर बनेगा, लेकिन उसको स्टिर करते ही वो गायब हो जाएगा। तो ड्रॉप वाइज कर करके आपने क्या करना है, ऐड करना है किसको, केमेनोफोर को। इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है रीडिंग, वरना आपकी गलत हो जाएगी लास्ट में जाके। तो धीरे 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 आपको ड्रॉप वाइज करना है और जब एंड पॉइंट आएगा तब आपको सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप ऐड करनी है। आप रीडिंग नोट कर लीजिए। रीडिंग नोट करने के बाद ऐसे 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स आपको लेनी है, फिर हम कंफर्म करेंगे कि हाँ हमारा ये फाइनल रीडिंग है। रीडिंग नोट करते समय मेनिस्कस जो है वो अपर मेनिस्कस रीड करना है ब्यूरेट का, केमेनोफोर का, क्योंकि डार्क कलर का सॉल्यूशन होता है केमेनोफोर, इसमें लोअर मेनिस्कस दिखाई नहीं देती, तो अपर मेनिस्कस रीड करेंगे। तो एंड पॉइंट पर एक बात ध्यान देना कि इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एंड पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट तो क्या है बच्चों कि इस पर इक्विवेलेंस ऑफ केमेनोफोर इक्वल हो जाते हैं इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के। इसका मतलब है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन थ्योरेटिकली इसी को एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली यह होता है कि एंड पॉइंट तब आता है जब हम रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद 1-2 ड्रॉप एक्स्ट्रा डालते हैं। तो ये जो डिफरेंस आता है रियल रीडिंग और थ्योरेटिकल इक्विवेलेंस पॉइंट के बीच में, उसे टाइट्रेशन एरर कहा जाता है, पर ये एक्सेप्टेबल होती है। तो यह है बच्चों प्रोसीजर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो रीडिंग्स आएंगी उनका कैलकुलेशन करेंगे, उनको टेबल में फिल करेंगे, रीडिंग्स को कैलकुलेशन करके रिजल्ट को शो करेंगे 2 यूनिट्स में, स्ट्रेंथ में, मोल पर लीटर में और ग्राम पर लीटर में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट आपका जो ऑक्सैलिक एसिड और केमेनोफोर के बीच में था, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना था ऑक्सैलिक एसिड का M/20 और उसके साथ हमें अननोन कंसंट्रेशन जो है केमेनोफोर की वो फाइंड आउट करनी है। तो लैब के अंदर हैं हम और यहाँ पर ये देखिए पूरा सेटअप है। अब हमें सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन से अपरेटस की जरूरत पड़ेगी बच्चों।
पहले वो आपको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बच्चों कोनिकल फ्लास्क है, इसमें हम ऑक्सैलिक एसिड लेंगे। ये मार्क आप देख सकते हैं 250 ml का है, पर हमें उतना जरूरत है नहीं क्योंकि इसमें हम 20 ml ही लेंगे तो इनफ है। ओके, तो ये है कॉनिकल फ्लास्क। ये मेजरिंग फ्लास्क है बच्चों, 250 ml का है। इसमें हम एसिड है उसको डिसॉल्व करेंगे डिस्टिल्ड वाटर में, और इसे 250 ml, ये मार्क दिख रहा होगा आपको, यहां पर एक मार्क बना हुआ है, ये 250 ml का है, ठीक है ना, और ये इसकी कैपेसिटी दिखा रहा है। इसको मेजरिंग फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा हमें चाहिए होगा एक पिपेट, ये पिपेट है, इससे हम यहां पर ये 20 ml का पिपेट है, इसे पिपेट बोलते हैं। इससे हम ऑक्सैलिक एसिड निकालेंगे। हम इसमें जब ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो इसमें से पिपेट से 20 ml ऑक्सैलिक एसिड निकालकर इसमें कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया पिपेट। पिपेट के बाद आप देख रहे हैं ये ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट स्टैंड है, ये ब्यूरेट है, और ये ब्यूरेट का स्टॉपर है, प्लास्टिक का है, और इसमें स्केल है, जैसा कि आप रीड कर सकते हैं, ये 0 ml का स्केल है, और यहां पर ये टोटल 50 ml का, यानी कि 50 ml कैपेसिटी का ये ब्यूरेट है। इसमें हम केमेनोफोर फिल करेंगे जिसकी कंसंट्रेशन अननोन है, और इसी से ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे कोनिकल फ्लास्क में, और टाइट्रेशन हम उसकी रीडिंग नोट करेंगे। तो बच्चों ये जरूरी एपरेटस थे जो हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायर्ड होंगे। नाउ अब हमें केमिकल देखने हैं, तो ये है केमेनोफोर, पर्पल कलर का है, जैसा आप देख सकते हैं, पर्पल कलर का सैंपल है, इसको हम यहां फिल करेंगे। इसकी कंसंट्रेशन अननोन है, इसका वॉल्यूम जो है हम ब्यूरेट से मेजर करेंगे, और H2SO4 हमें चाहिए, तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट H2SO4 है, इसको 10 ml के आसपास लेना है। H2SO4 के बाद हमें केमिकल को वे करना है, तो ये आपकी बैलेंस है, डिजिटल बैलेंस है, इसकी हेल्प से हम ऑक्सैलिक एसिड वे करेंगे, स्पैचुला है, और ये आपका सॉलिड ऑक्सैलिक एसिड है, ये आप देख सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट C2H2O4.2H2O, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 126 होता है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वे करते हैं। हमें टोटल 1.575 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लेना है 250 ml में, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये हमने ऑन कर दिया है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ 0 रीडिंग आएगी, अभी आप देखिए ये 0 रीडिंग आ रही है। अब हम यहाँ पर इस बॉटल से ऑक्सैलिक एसिड निकालते हैं, और पेट्री डिश है, ये ग्लास की पेट्री डिश है, क्लीन है एकदम, 1.57 आ गया है। बस ये प्लास्टिक का फनल है, केमिकल ऐड करना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में काफ़ी हेल्पफुल है, तो इसको फनल बोलते हैं, कीप बोलते हैं हिंदी में। और मैं ये पूरा का पूरा केमिकल जो है यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ। देखिए आप फनल में सावधानी से ऐड करिए, केयरफुली, और ये मैंने पूरा का पूरा केमिकल जो है इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इसमें धीरे धीरे डिस्टिल्ड वाटर ऐड करूँगा। ये डिस्टिल्ड वाटर है मेरे पास, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, और ये देखिए इस तरह से आपको ऐड करना है कि फनल के पूरी वॉल से ये अपना सारा केमिकल डिसॉल्व करते हुए नीचे चला जाए, और मैं इसको धीरे धीरे अप टू मार्क फिल कर रहा हूँ। आराम से धीरे धीरे, एक्स्ट्रा नहीं करना है। जब तक नीचे राउंड बॉटम में है तब तक वॉल्यूम ज़्यादा लगेगा, आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा, लेकिन जैसे नेक पर ये पहुँचेगा हमें वाटर एडिशन रोकना पड़ेगा या थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, नहीं तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट चला जाएगा, आपका दोबारा से वे करना पड़ जाएगा। तो केयरफुली अब आप एक एक ड्रॉप ऐड करेंगे, और ये देखिए अब मैं इसको उठा लेता हूँ ताकि एक भी ड्रॉप एक्स्ट्रा ना चली जाए। जैसा आपको पता है ये सोल्यूशन कलरलेस है बच्चों, है ना, तो इसकी हमें लोअर मेनिस्कस देखनी है। अगर आपके पास कुछ बबल्स ऐड हो रखे हैं तो थोड़ा वेट करें बबल्स को ख़त्म होने तक, और एक ड्रॉप और ऐड करूँगा, और ये आपका सोल्यूशन बन गया है। तो देखिए लोअर मेनिस्कस दिखाने लगी है कि मार्क आ गया है, सोल्यूशन हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम थोड़ा शेक कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा भी अगर अनडिजोल्व ऑक्सैलिक एसिड रह गया हो तो वो प्रॉपरली डिजोल्व हो जाए। इसको एक अनादर कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जिससे कि ये ऑक्सैलिक एसिड, ओके,
तो धीरे से जाने देना है और बस ये आ गया आपका लोअर मेनिस्कस। आप देख सकते हैं मार्क पर है और मैंने कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। तो ध्यान दीजिए यहां पर ये ड्रॉप रुकी हुई है, ये पॉइंट पर जो केमिकल रुका हुआ है इसको फूंक मार के नहीं निकालना है। ये एक्चुअली जब ये बनाई जाती है पिपेट तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान रखा जाता है कि लास्ट में केमिकल रुकेगा, तो ये 20 ml में काउंट नहीं हो रहा है। ओके, ये मैंने यहां रख दिया और अब जो है इसमें मैं 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करूंगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये टेस्ट ट्यूब अप्रॉक्स 10 ml की है, तो इसमें मैं चेक करके थोड़ा सा 10 ml H2SO4 सॉल्यूशन ले रहा हूं। ये 10 ml के आसपास मैंने H2SO4 ऐड कर दिया। अब हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि ये रिएक्शन जो होगी KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड की, ये लो टेम्परेचर पर स्लो। ब्यूरेट में अब KMnO4 भरेंगे। इस ब्यूरेट में आप देख सकते हैं स्केल है, ये पहले से रिंज की हुई। रिंज की हुई का मतलब मैंने पहले केमिकल ऐड किया था, इसमें KMnO4 ऐड किया था एक्स्ट्रा, उसको थोड़ा सा सेक किया और यहां से उसको थ्रो आउट कर दिया। ठीक है, तो ये अब पहले से थोड़ा सा केमिकल भरा हुआ है इसमें। अब मैं इसमें और 0 मार्क तक फनल की हेल्प से इसमें मैं KMnO4 फिल करूंगा। थोड़ा सा डाउन कर लेता हूं ताकि मुझे इजी रहे। तो ये फनल मैंने यहां लगा दिया। ये मेरे पास अननोन सॉल्यूशन का KMnO4 है और मैं इसको ऐड कर रहा हूं। और ऐड करते समय बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है और फिर इसे वापस सेट करना है। ये हटाना जरूरी है, रीडिंग लेने से पहले इसको हटा लेते हैं, वरना तो इसका जो केमिकल आप देख रहे हैं इसमें फंसा हुआ केमिकल एक्स्ट्रा रीडिंग देने लगता है। तो मैं इसको ना 0 मार्क पे ला रहा हूं, बस 0 मार्क पे ला रहा हूं। देखिए, ये देखिए, अब हमें ध्यान देना है कि क्योंकि कलरफुल सॉल्यूशन है ना बच्चों, तो हमें अपर मेनिस्कस की रीडिंग लेनी है। और ये अपर मेनिस्कस जो है, बस अब आप देखिए एग्जैक्टली अपर मेनिस्कस जो है इसका 0 पॉइंट पर शो कर रहा है। ये 0 पॉइंट है, आप देखिए। तो अब हम इसमें ड्रॉप वाइज KMnO4 ऐड करेंगे, स्टिर करेंगे और अब जैसा आप देख रहे हैं वापस कलर डिसअपीयर हो रहा है। ड्रॉप वाइज ऐड करना होता है, एकदम पूरा रन करके नहीं ऐड करना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन होती है, ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज होता है और KMnO4 रिड्यूस होता है। ऑक्सैलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ऑक्सैलिक एसिड मैग्नेस सल्फेट में, और मैग्नेस सल्फेट जैसे जैसे बनता जाता है ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, तो रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करता है। तो वाइवा में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि मैग्नेस सल्फेट जो बन रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। वाइट बैकग्राउंड टाइल हम यूज़ किए हैं। ये रीडिंग आपका आ रहा है, फर्स्ट रीडिंग है, और ये 15.5 के अराउंड में आपका रीडिंग आ रहा है। देख लीजिए, अब इसको स्टिर करने के बाद भी कलर डिसअपीयर नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द एंड पॉइंट, इसी को एंड पॉइंट बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि जितना हमने ऑक्सैलिक एसिड 20 ml में लिया था वो पूरा कंज्यूम हो चुका है। तो अब KMnO4 जो हमने ऐड किया तो वो उसको रिएक्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। अब KMnO4 का पर्पल कलर होता है, जो डाइल्यूट कंडीशन में ये जो है अपना पिंक कलर शो कर रहा है। जैसे बैकग्राउंड में देख रहे हैं तो आपको ये कलर विजिबल हो रहा है, डिसअपीयर नहीं हो रहा है, मतलब एंड पॉइंट आ चुका है। इसी को अंत्य बिंदु बोलते हैं, अभिक्रिया खत्म हो चुकी है। ठीक है बच्चों, 15.5 के अराउंड में, 15.6 के अराउंड में आपकी रीडिंग आई है। तो ये भी हमने नोट कर लिया। अब हम एक और रीडिंग लेंगे। 0 मार्क पर लाकर अपर मेनिस्कस इसका रीड करेंगे और दिख रहा है कि अपर मेनिस्कस जो है वो 0 मार्क शो कर रहा है। तो बच्चों अब हम 20 ml पिपेट से हम जो हमने ऑक्सैलिक एसिड
का सोल्यूशन M/20 बनाया था, हमने 20 ml ऑक्सैलिक एसिड ले लिया है। डाइल्यूट H2SO4 का 10 ml ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा ब्यूरेट से KMnO4 ऐड करेंगे, मैग्नीज सल्फेट बन जाए। मैग्नीज सल्फेट यहाँ पर कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है क्योंकि रिएक्शन स्लो होती है बच्चों। अब हम इसे हीट करेंगे बर्नर पे, और बर्नर पर हीट करते हैं। ये हमने बर्नर पर हीट कर लिया है, सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट हो चुका है। देखा आपने, इसमें 20 ml ऑक्सैलिक एसिड था, 10 ml हमने H2SO4 लिया, थोड़ा सा हमने KMnO4 ऐड किया। जब हम टाइट्रेट करते हैं तो ड्रॉप वाइज इसमें ऐड करते जाएंगे और उसे स्टिर करते जाएंगे जिससे कि कलर डिसअपीयर हो जाए, रिएक्ट कर जाए। इसको स्टिर करते रहें, ड्रॉप वाइज ऐड करना है, धीरे धीरे एक एक ड्रॉप करके, और जैसे ही आप ड्रॉप ऐड करेंगे उसका कलर डिसअपीयर हो जाएगा। तो हम एक और रीडिंग लेंगे बच्चों। हम एक रीडिंग पहले ले चुके थे, ये दूसरा रीडिंग हम ले रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि अब रिएक्शन बहुत फास्ट होने लगी है। लास्ट मैंने इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जैसे एक ड्रॉप इसमें ऐड करी, इसमें परमानेंट पिंक, लाइट पिंक कलर आ चुका है कि जो वाइट बैकग्राउंड में आपको दिखाई भी दे रहा है। आप देख सकते हैं लाइट पिंक कलर है, बस ऐसा ही लाइट पिंक आता है, डार्क नहीं आना चाहिए। तो ये हमारी रीडिंग एग्जैक्टली आ रही है 15.6 ब्यूरेट में दिखा रही है, और आप इसको नोटिस कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब हमने क्योंकि रीडिंग ले ली है लेबोरेटरी में, और वो रीडिंग हम यहां पर मेंशन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ, हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उनका रीडिंग जो है इस तरह से आया था। हर बार हमने 20 ml लिया था, किसका, ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम 20 ml एवरी टाइम, और उसमें 10 ml H2SO4 मिलाया था। मैंने बार बार, आप ब्यूरेट में ना 0 बार बार फिल कर लिया था उसको, तो इनिशियल अमाउंट या इनिशियल वॉल्यूम हमेशा 0 ली। फाइनल वॉल्यूम अपने पहले एक्सपेरिमेंट में आया था 15.6 ml, और दूसरे में आया था 15.5 ml, और फिर 15.6 ml आया था। तो 2 कॉन्कॉर्डेंट रिजल्ट्स आ गए, कंटिन्यूस रिजल्ट आ गए। तो इसलिए हमारा फाइनल वॉल्यूम जो रहा वो KMnO4 का 15.6 मान के चलेंगे। तो वॉल्यूम कितना यूज हुआ बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस लेंगे तो 15.6 ml, 15.5 ml एंड 15.6 ml। तो बेटा फाइनली हम अब रिजल्ट आ गया अपने पास 15.6 ml। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी एंड मे बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन ये होती है M1 इंटू V1 इंटू N1। ये KMnO4 के लिए है, और ये है M2 इंटू V2 इंटू N2, ये ऑक्सैलिक एसिड के लिए है। ओके, तो बच्चों इसकी कंसंट्रेशन हमें पता ही नहीं थी, अननोन थी, तो हम M1 को फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम हमारा ब्यूरेट से आया है फाइनल 15.6, और एन फैक्टर जो होता है वो 5 होता है एसिडिक मीडियम में KMnO4 का। अब ऑक्सैलिक एसिड की मोलारिटी हमने ली थी 1/20 मोलर, वॉल्यूम हमने लिया था 20 ml, और ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर 2 होता है। तो फाइनली KMnO4 का जो मोलारिटी आने वाला है वो हो गया है 20 से 20 यहीं कैंसिल हो जाएगा, तो 2/15.6 इंटू 5, दैट इज 2/78। इसकी कंसंट्रेशन आ रही है 0.026 मोलर। ठीक है बच्चों, इसका यूनिट आ जाएगा मोल पर लीटर। यह था आपका KMnO4 का स्ट्रेंथ, जो कि अननोन सैंपल के फॉर्म में लेबोरेटरी में गिवन था। तो बच्चों अब रिजल्ट की बात करते हैं। कैलकुलेशंस तो अपने कंप्लीट हो गए हैं, तो रिजल्ट्स हम 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, एक मोलारिटी में और एक स्ट्रेंथ में। मोलारिटी मोल पर लीटर होता है और स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर होता है। तो मोलारिटी अपनी आ रही है यहाँ पे 0.026 मोल पर लीटर, और स्ट्रेंथ आपका कैसे कैलकुलेट होगा, तो स्ट्रेंथ होता है मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट।
केमिनोफोर के लिए मोलारिटी जो आई वो आई 0.026 बाय एक्सपेरिमेंट और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 158। सो आंसर आ जाएगा बच्चों 4.108। तो आंसर हो गया यहाँ पे 4.108 ग्राम पर लीटर। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट केमिनोफोर वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट बच्चों, मोलारिटी से कभी कभी नॉर्मेलिटी पूछी जा सकती है। तो बच्चों रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी। एसिडिक मीडियम में केमिनोफोर का जो n फैक्टर है वो 5 है। तो अगर यहां पर नॉर्मेलिटी पूछी जाए तो वो 5 इंटू मोलारिटी होगी 4 केमिनोफोर। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्योंकि प्रिकॉशंस पर ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा में। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखें कि कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं और एक्सटर्नल जो होता है वो उन टेक्निकल पॉइंट्स को हिट करता है। तो क्या क्या प्रिकॉशन इस एक्सपेरिमेंट में रखने हैं वो यहां पर लिस्टेड है, 1 to 1 आपको समझा देता हूं। सबसे पहले ब्यूरेट और पिपेट को रेंज करना जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि उनकी अंदर की जो सरफेस होती है ड्राई होती है। तो अगर हम रेंज नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा केमिकल वहां चिपका रहेगा और रीडिंग में आपका गलत वैल्यू आ जाएगा। तो रेंज करने से वो कंडीशन आपकी अवॉइड हो जाती है, ठीक। और कॉनिकल फ्लास्क को कभी रेंज ना करें, क्योंकि कॉनिकल फ्लास्क को रेंज करने का मतलब है जब उसको आप बाहर फेंकोगे केमिकल को तो उसकी दीवारों पे एक्स्ट्रा केमिकल चिपका रहेगा। तो आप एक्स्ट्रा केमिकल ऐड करोगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट वहां पर आ जाएगी और रीडिंग आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो कॉनिकल फ्लास्क को रेंज ना करें। नेक्स्ट, अगर बबल्स आए तो उस बात को इंश्योर कर लें कि एयर बबल कुछ ना रहे, ठीक। ब्यूरेट की रीडिंग लेने से पहले और ब्यूरेट से केमिनोफोर निकालते समय ये पहले कंफर्म कर लें कि ऊपर से आपका फनल हटा दिया गया है, नहीं तो फनल के कुछ ड्रॉप्स जो है ना बाद में गिरते हैं और वो रीडिंग को बिगाड़ देंगे। दूसरी बात है कि ब्यूरेट के लोअर एंड पर कोई ड्रॉप सस्पेंडेड नहीं रहनी चाहिए, यानी ऐसी कि हवा में झूल रही है और गिरने वाली गिरी नहीं है। तो क्या होता है कि उस लिक्विड के बराबर का केमिकल तो बाहर आ चुका है, रीडिंग तो आ चुकी है, लेकिन वो आपके कॉनिकल फ्लास्क में गिरी नहीं है, तो काउंट नहीं हो रही है वो। तो उसको पहले गिरने दें, उसका वेट करें, ओके। डार्क कलर्ड के सॉल्यूशन में हमेशा अपर मेनिस्कस का ही रीडिंग लिया जाता है, क्योंकि लोअर मेनिस्कस ऑब्वियसली विजिबल नहीं होती, जबकि ट्रांसपेरेंट में लोअर का। पिपेट की नोजल ब्रोकन नहीं होनी चाहिए, ना ब्यूरेट की होनी चाहिए। जब आप पिपेट से ऑक्सैलिक एसिड निकालें तो उसको क्या मुंह से सक करके निकालना पड़ता है, तो वो ना स्टॉक सॉल्यूशन में पूरी तरह से डूबा हुआ होना चाहिए, वरना जो केमिकल आपके मुंह में जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें, यानी जब तक आपका जितना ml का क्वांटिटी है पूरा नहीं आ जाता तब तक आप उसे सॉल्यूशन में डिप करके रखें, ठीक है बच्चों। और कभी भी पिपेट में जो लास्ट ड्रॉप रह गया, लास्ट लिक्विड फंसा हुआ रह जाता है, लोअर एंड पे फंसा हुआ रह जाता है, तो ये मत समझना कि ये लिक्विड तो पूरा आया ही नहीं तो फूंक मार के निकाल लूं उसको। फूंक नहीं मारना होता है। एक्चुअली जब पिपेट बनाए जाते हैं तो वो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि उनको पता होता है कि लास्ट में इतना केमिकल फंसेगा, तो वो उस मेजरमेंट में रखते ही नहीं उस बात को, तो फूंक मार के उसको निकालना नहीं है, ठीक है ना। जब भी कंसंट्रेशन को आप मेजर करें तो डेसिमल के 4th पॉइंट तक मेजर करें। और दूसरी बात, ऑक्सैलिक एसिड और H2SO4 के जो मिक्सचर है, यानी कि जो कॉनिकल फ्लास्क में आपने लिया है मिक्सचर, उसको गर्म करना भूले नहीं, तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी और बहुत टाइम लग जाएगा, उससे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, ओके। तो ये प्रिकॉशंस हैं, इनका ध्यान रखना था आपको। और अब इस टाइट्रेशन पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, या क्या क्या क्वेश्चन जनरली वाइवा में या पूछा जाता है, या कंपटीशन में भी क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। तो ऑक्सैलिक एसिड और केमिनोफोर के इस टाइट्रेशन पर बस क्या क्या क्वेश्चन हैं वो हम कुछ सैंपल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन ये है कि जब केमिनोफोर ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनते हैं। यहां 20 ml और 0.1 केमिनोफोर लिया गया है, तो उसके इक्विवेलेंट ऑक्सैलिक एसिड के कौन से इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। यहाँ 20 ml व 0.1
मोलर KMnO4 के तुल्यांक किसके समान है। तो तुल्यांक निकाला कैसे जाता है बच्चों, पहले ये देख लो। तुल्यांक निकालने का जो सूत्र है वो होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले हम KMnO4 के इक्विवेलेंट्स चेक करते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 यानी कि KMnO4 के तुल्यांक, तो वो कितने हैं बच्चों। यहां मोलारिटी दी है 0.1, एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5 होता है और 20 ml इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10 मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। अब हमें यहां इनमें से मल्टीप्लाई करके चेक करने हैं किसके 10 ml मिली इक्विवेलेंट है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड C2H2C2O4 हो जाएगा 50 इंटू 0.1 इंटू 2, तो इसके भी 10 हो गए। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया कि दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रेडॉक्स रिएक्शन में परमैंगनेट आयन जो है वो मैंगनीज 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। इसका इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट है 158। तो ये कह रहा है कि ऐसे सॉल्यूशन के जिसकी मोलारिटी 0.04 मोलर है, 0.04 मोलर है और 250 ml उसका वॉल्यूम है, तो उसमें कितने इक्विवेलेंट होंगे। यहां पर भी 0.04 मोलर हम लेंगे KMnO4, तो पूछ रहा है कि कितने तुल्यांक होंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का वही फार्मूला जो हमने देखा था वही लेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो बच्चों मोलारिटी कितनी दी हुई है, जैसा भी यहां देखेंगे तो 0.04 दी हुई है और यहां पर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 ml इंटू एन फैक्टर कितना होता है 5। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि वॉल्यूम हमें लीटर में चाहिए तो डिवाइड कर देंगे, 4 आ जाएगा, नहीं 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से 0.05 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड इन द टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट तथा ऑक्जेलिक अम्ल के अनुमापन में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है। तो बच्चों आपको पता है H2SO4 हमने ऐड किया था, इन दोनों को अवॉइड कर दिया था। ठीक है, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडेंट होता है, ये रिडक्टेंट होता है KMnO4 के लिए और ये तो वैसे वीक एसिड है तो प्रॉपर वर्क ही नहीं करता, इसका खुद भी ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। तो सबसे अप्रोप्रिएट है H2SO4। नेक्स्ट है नंबर 4 क्वेश्चन बच्चों, 0.5 ग्राम ऑक्जेलेट को 100 ml पानी में डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बनाया और उसके 10 ml को टाइट्रेट करवाया या रिएक्ट करवाया N/20 नॉर्मेलिटी KMnO4 के 15 ml से। तो इस कैलकुलेशन से यह बताना है कि ऑक्जेलेट सैंपल में ऑक्जेलेट का कितना % प्योरिटी है। तो परसेंटेज प्योरिटी यानी कि शुद्धता निकाला जाता है वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। तो हमें 0.5 तो दिया ही है इंटू 100। अब हम प्योर सब्सटेंस का वेट निकालेंगे। यहां रिएक्शन हो रही है ऑक्जेलेट और KMnO4 के बीच में, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्जेलेट बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। ठीक है बच्चों, ऑक्जेलेट का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, W/E इक्विवेलेंट वेट और KMnO4 का नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर से निकालेंगे। तो W हमें फाइंड आउट करना है, यही W हमारा प्योर सब्सटेंस का वेट होगा। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलेट होगा 44। क्यों, ऑक्जेलेट का फार्मूला होता है COO-COO-। तो मॉलिक्यूलर वेट हुआ इसका 88, एन फैक्टर इसका 2 है, तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो 88 अपॉन 2 कितना हुआ 44 हो गया। नॉर्मेलिटी कितनी है 1/20, वॉल्यूम कितना है 15 ml, जिसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर वैल्यू रख देते हैं
और जब इसको सॉल्व करेंगे तो W का वैल्यू 0.33 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 0.33 पुट कर देंगे। 0.33 पुट करते ही वैल्यू आपका 66% आ जाएगा। तो यहां पर करेक्ट हो गया कि 66% प्योरिटी का आपका ऑक्जेलेट सैंपल था। नंबर 5 असर्शन रीजन यानी कि कथन और कारण का सवाल है, जिसमें दो यहां पर स्टेटमेंट दिए हैं। असर्शन इन द टाइट्रेशन ऑफ HCl अगेंस्ट NaOH फिनोप्थिलीन इज यूज्ड एज अ सूटेबल इंडिकेटर। HCl और NaOH के अनुमापन में फिनोप्थिलीन एक उचित सूचक है। सही स्टेटमेंट है। रीजन फिनोप्थिलीन इज पिंक कलर्ड इन बेसिक मीडियम, कारण सारीय माध्यम में फिनोप्थिलीन का रंग गुलाबी होता है। दोनों बातें सही हैं और दोनों बातें सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आएगा वो ये है कि दोनों बातें ए और आर तो सही हैं, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ठीक है बच्चों, तो सेकंड ऑप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। इन दिस टाइट्रेशन ऑफ केमेनोफोर वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड व्हाट इज द इंडिकेटर यूज। केमेनोफोर व ऑक्सैलिक एसिड अम्ल के केमेनोफोर व ऑक्सैलिक अम्ल के अनुमापन में कौन सा सूचक प्रयोग होता है। तो फिनोप्थेनिल, मिथाइल ऑरेंज, रेड, फिनोल रेड ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि केमेनोफोर खुद ही एक सेल्फ इंडिकेटर। और इस टाइट्रेशन में जैसे ऑक्सैलिक एसिड कंज्यूम होता है, फिनोप्थेनिल अपना पिंक कलर शो कर देता है, जो फिर डिस्चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में बच्चों, इन केमेनोफोर टाइट्रेशन a brown precipitate is occasionally observed. Why is this so? केमेनोफोर के अनुमापनों में कभी कभी भूरे रंग का अवक्षेप बनता है, वो क्या है, ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों इसका कारण है फॉर्मेशन ऑफ MnO2.2H2। ये प्रेसिपिटेट बनाता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए कि ये न बन पाए, हम इसमें H2SO4 मिलाते हैं। नेक्स्ट नंबर 8, why in the redox titration of KMnO4 versus oxalic acid do we heat oxalic acid solution before starting the solution titration। KMnO4 ऑक्सैलिक अम्ल के अनुमापन से पहले ऑक्सैलिक अम्ल को गर्म क्यों किया जाता है, क्या कारण है उसका। तो जैसा मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया कि इस टाइट्रेशन का एक्टिवेशन एनर्जी हाई होता है, रिएक्शन स्लो होता है, तो केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग उसको स्पीड अप करने के लिए हीट करना जरूरी होता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है why is it customary to read the lower meniscus in colorless and transparent solutions, the upper meniscus in highly colored solutions। ऐसा क्यों है कि पारदर्शी विलयनों में निचला मेनिस्कस तथा अपारदर्शी गहरे रंग के विलयन में ऊपरी मेनिस्कस का पाठ्यांक पढ़ते हैं। तो उसका एक ही रीजन है बच्चों कि जो गहरे रंग के सॉल्यूशन होते हैं, कलर्ड सॉल्यूशन होते हैं, उनमें लोअर मेनिस्कस विजिबल ही नहीं होती, तो रीड करें कैसे, तो अपर मेनिस्कस रीड किया जाता, बाकी और कोई रीजन ऐसा नहीं। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ब्यूरेट विद पिंच कॉक रेगुलेटर नॉट यूज फॉर द परमैंगनेट टाइट्रेशन। परमैंगनेट अनुमापनों में ब्यूरेट के पिंच कॉक के बजाय कांच का अवरोधक क्यों प्रयोग करते हैं। तो इसका कारण क्या है बच्चों कि यहां पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बेस्ट ऑप्शन तो नंबर 4 थे कि केमेनोफोर कोरोड करता है किसको, रबर को, बाकी है नहीं अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कैन लीक नहीं हो सकता, ग्लास स्टॉपर बेस्ड है तो ठीक है, बेस्ट है, लेकिन कारण क्यों बेस्ट है, ये मेन रीजन है। केमेनोफोर इज नॉट विजिबल, ये तो गलत बात हो, तो करेक्ट ऑप्शन कौन क्या, 4th। तो बच्चा देखो आपने, हमने सीक्वेंस में चले, पॉइंट टू पॉइंट हमने सारे स्टेप्स आपको बहुत डिटेल में बताए, और उसमें ऐसा क्यों करते हैं उसके रीजन भी बताए, यानी कॉज भी बताए, और क्या क्या क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं या जेई में आ सकते हैं या बोर्ड में वाइवा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी हमने फोकस किया है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये थी सीरीज की पहली टाइट्रेशन। अगली टाइट्रेशन बच्चों हम लेके आएंगे केमेनोफोर और फेरस अमोनियम सल्फेट की, तो इसके बाद हम वो आपको वीडियो रिलीज करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।